नमस्ते जी सभी को मेरी तरफ से। और कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और ठंड में अपना ध्यान तो जरूर रख रहे होंगे। छोटों का प्यार और बड़े को नमस्ते। सभी अपना अपना ध्यान रखें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। आप लोगों के वहाँ पे कैसी ठंड है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ पे तो जयपुर में अलर्ट बोलते हैं ना जिसको, वो न्यूज़ वगैरह चालू मतलब कर दिया गया है। मैंने देखा था कल ऐसे ही यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते, जहाँ पे वार्निंग दी जा रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, 0 माइनस पर हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है जयपुर का हालत। तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे तो धूप निकल नहीं रही है, बहुत दिन हो गए हैं। तो क्या करें, कपड़े वगैरह भी बहुत सारे इकट्ठे हो रखा है। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लड्डू बनाओ लड्डू बनाओ। एक दिन तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह को तैयारी करके रख दिया, नहीं बना पाई थी। फाइनली आज मैंने बना लिया है। 1 किलो मक्के के आटे के लड्डू बनाइए, उसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा मिला दिया था। तो इसमें गुड़ बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। अब उस गुड़ का क्या करूँगी मुझे खुद को भी नहीं पता। अभी के लिए तो ढक के रख दूंगी, बाद में देखी जाएगी। और इस कढ़ाई में मैंने गोंद वगैरह को फ्राई किया था। तो ये गोंद का वो कढ़ाई है, तो उसको भी मैंने नीचे रख दिया क्योंकि उसका भी कोई काम नहीं है। लड्डू बन तो गया। जब कोई चीज़ बन जाता है ना तो फिर बच्चे खाते नहीं है, और फिर जब नहीं बनता है तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं कि भाई लड्डू खानी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब 1 किलो बाजरे के आटा और रखी हुई है, पता नहीं वो बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, लेकिन उसका रोटी तो ज़रूर बनाऊंगी। तो दोस्तों लड्डू वगैरह बनाने के बाद में मैं सोच रही हूँ सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। आज ना इतना ज़्यादा ठंड है, मन तो नहीं कर रहा है खाना बनाने का, लेकिन वही बात है ना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। जो औरतों का काम है वो तो करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी करो, लेट करो या फिर जल्दी करो, करना तो आप ही को है। तो आज है ना मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी। कल रात का चटनी बची हुई है जिसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर टमाटर की चटनी बनाई थी। वो चटनी मीठी होती है, तो वही चटनी से है ना बच्चों को आज रोटी के साथ में गरम गरम और दे दूंगी। सब्जी बनाने का हिम्मत भी नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है। आप सबको पता है लड्डू बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। फिर मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना होगा, बाहर का मतलब बच्चों को ट्यूशन ले जाना होगा, सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत लानी होगी। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो क्या करें, थोड़ा मैनेज करूँगी। हर रोज़ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊँगी सब्जी, तो खट्टी मीठी चटनी के साथ ही परोस दूँगी। रोटी 3 बनानी थी, 4 बन गया। मुझे पता है 1 रोटी तो बच ही जाएगा क्योंकि बच्चे इतना ही खाते हैं। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, रात का चावल रखी हुई है, वही चावल मैं खा लूँगी। और रात का दाल भी है, तो क्यों तो मैं बर्बाद करूँ। और ठंड में है ना रात के चावल ख़राब नहीं होती है दोपहर तक या फिर शाम तक भी। मैंने देखा ही ये चीज़, तो इसीलिए मुझे ख़राब तो करना ही नहीं है, बस कैसे भी करके खा लेना है। बस सब्जी नहीं है तो दाल फ्रिज में रखी है, तो दाल गरम करके खा लूँगी। सर्दियाँ ख़त्म होने को आई है, लेकिन अभी तक मेरा लड्डू ख़त्म मतलब बनाना ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो मक्के का आटे का लड्डू बनाइए, बाजरे का आटे का लड्डू देखती हूँ कब बनाती हूँ, लेकिन सर्दी ख़त्म होने से पहले पहले बनानी पड़ेगी। क्या करूँ, मैं लेट हो गई, हर काम में मैं लेट ही होती हूँ। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मेरे और मेरे पति का बीच का जो कंडीशन है आप सबको पता है। वो बंदा यानी मेरे पति ने, किशोर कुमार शर्मा ने, तलाक के लिए एक बार नहीं 2 बार अपील कर चुका है कोर्ट में। उनको तलाक इसलिए नहीं दिया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, एक तरफा एक्स पार्टी, क्योंकि उस बंदे ने कोई रीज़न नहीं लगाया। रीज़न का मतलब अगर कोई भी इंसान कोर्ट में जाता है तलाक के लिए, कि जैसे मैं ही अगर जाऊं कि मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए, तो रीज़न देना होता है कि भाई किस कारण आपको तलाक चाहिए, क्या कारण है जो आप अपनी पति के साथ नहीं रहना चाहते हो। तो जिनके पति होते हैं जैसे मारते कूटते या फिर दारू वगैरह पीते या फिर कोई और शौक रखते हैं, तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई रीज़न देना पड़ता है। या फिर कोई गंभीर बीमारी है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते खर्चा, तो ऐसे कंडीशन में भी है ना नहीं मतलब रख सकते आप। तो ये सब चीज़ें लागू होता है। अगर कोई चिकन वगैरह भी खाता है, सुना तो है कि अगर कोई मांस मच्छी भी खाता है तो उससे भी आप लगाकर और मतलब ले सकते हो तलाक। तो अब मेरे पति ने कोई भी रीज़न नहीं दिया था। जब मेरे पास में आया था उनका तलाक का कार्ड जो दिया था, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं चिकन वगैरह मछली वगैरह खाती हूँ, तो इसलिए मुझे तलाक दे रहा है वो। पर कोर्ट ये भी कहता है कि भाई जो बंगाल के होते हैं वो लोग खाते हैं, ये चीज़ तो पहले देखना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरे पति को अभी तक कोई तलाक नहीं मिला है। और उसके 2 बार अप्लाई करने के बाद में मेरा पति अभी तक तीसरी बार अप्लाई नहीं किया है। तो जैसे मैं हूँ, मैंने मेरे पति के ऊपर एक तो 498 ए का यानी 41 ए का जो होता है वो मैंने कर रखी है।
बहुत पहले की थी। और दूसरा है अपना मेंटेनेंस का, वो आप सभी को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि भाई जब पति छोड़ देता है तो अगर औरत सही होती है या फिर बिना रीज़न की कोई आदमी चला जाता है, चाहे काम करे ना करे, उसको अपना बच्चा का बीबी का भरण पोषण करना ही पड़ता है, चाहे कितने साल बाद दे लेकिन देना तो पड़ेगा। चाहे वो 1 रुपये दे, चौवानी दे, आठानी दे, लेकिन उसको देना तो पड़ता ही है। दोनों पक्ष को देखने के बाद में, जांच पड़ताल होने के बाद में जो सही निकलता है तो देते हैं, और अगर सही नहीं निकली मैं जैसे तो फिर उसको नहीं देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है कोर्ट का भी, बहुत कुछ तो जांच पड़ताल भी होती है। 2 ही केस मैंने कर रखी है। मेरे को बहुत लोगों ने बोलता कि डोमेस्टिक वायलेंस का करो, मैंने नहीं किया क्योंकि क्या ही मतलब है ये सब फालतू की बचर पट्टी में पड़ने का। इससे अच्छे तो कोर्ट का जो 2 मेन चीज़ें वो हो जाए, जैसे कि 498A का और दूसरा है अपना मेंटेनेंस का, उसके बाद में कुछ भी करो, क्या मतलब है। जब रिश्ता दिल से टूटता है ना तो फिर उस रिश्ते में ना तो रहने का कोई मतलब होती है, ना ही उस रिश्ते को याद करने से कोई मतलब होती है। बस जो कानूनी प्रोसेस होती है ना, तलाक ना लेकर शांति दिमाग से उस प्रोसेस को करने का सिलसिला रहता है। और जब जिंदगी उस बंदे ने खराब कर ही दिया तो फिर कितना ही दिन बचे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धीरजता के साथ में, जब तक मेरा मेंटेनेंस नहीं हो जाता है तब तक तलाक का केस बंद है। बाकी जब मेंटेनेंस लागू हो जाएगा तो फिर वो भी हो जाएगा, क्योंकि जब उस इंसान के साथ में कोई संबंध ही नहीं है तो फिर आप बिना डोर के धागे के साथ में रहकर भी क्या करोगे। अगर तलाक ले लेंगे तो कम से कम अगर जो विधवा पेंशन मिलती है, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, जो पेंशन मिलती है तो उस पेंशन से अगर 1000 रुपये भी अगर मिलेगा ना तो कम से कम बच्चों का ट्यूशन का तो फीस आ जाएगा। आजकल एक बच्चों का फीस भी 1000 रुपये ही लेता है लगभग। अभी छोटू छोटा है इसलिए 500 रुपये, लेकिन 1000 रुपये ही लेता है। तो फिर अगर फ्री में 1000 रुपये मिल रही है तो फिर क्यों ना लूँ यार, जो कि सरकार दे रहा है, जिसे वृद्धा पेंशन या फिर जो भी बोलते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि यार एक बार मेंटेनेंस का केस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना ज़िंदगी उसको बर्दाश्त कर लिया, अब थोड़ा सा दिन बर्दाश्त करके जब तक केस कंप्लीट ना हो तब तक चुप रहना है और शांति दिमाग से काम लेना है। तो क्या कर सकते हैं। अभी मेरे पति का कॉल आया था, आप लोगों ने अगर कल परसों का वीडियो देखे होंगे तो, जहाँ पर मेरा पति मुझे बोल रहा है कि मैं गांव जा रहा हूँ और उनका कोई डेथ हो चुका है हार्ट अटैक आकर। सच भी ये है कि उनका उम्र नहीं था, मेरे पति से छोटे थे, लेकिन या फिर मेरे पति का बरोबर है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो चुका है। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे मतलब होगा, लेकिन मेरे पति बार बार फ़ोन किए जा रहा है। मैं हर बार रिकॉर्ड नहीं करना चाहती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हर बात को मैं सोशल मीडिया पर डालूं या फिर सबको सुनाऊं, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने हर बात को रिकॉर्ड भी नहीं किया, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड इसलिए किया था क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात करती हूँ या फिर वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे बाप दादा है, इसीलिए। बाकी मेरा जो कल वाले ऑडियो सुनाने के जो मतलब तरीका था वो मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैंने खुद की इच्छा के विरुद्ध जाकर उस ऑडियो को डाला। और देखिए रिश्ता तो रिश्ता मतलब होती है अगर मानो तो, वैसे उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन मैं आज भी उनका कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया है। उनके परिवार में से सबसे ज़्यादा खराब इंसान मेरा पति है। भले रिश्ता ना रहे हो लेकिन वो लोग गलत नहीं थे, क्योंकि झगड़ा तो सभी परिवार में छोटे मोटे होती रहती है, लेकिन बात यह है जब पति गलत निकल जाता है ना तो फिर क्या ही कर सकते हैं, दूसरों का तो क्या गलती बताओ। तो इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराती, बस ये है मेरे पति का बार बार फ़ोन आया जा रहा है कि मैं गांव जा रहा हूँ, तू चल रही है क्या, तू चलेगी क्या। मुझे अब ये समझ में नहीं आ रही वो मुझसे तलाक लेना चाहता है या पैचअप करना चाहता है। पहली बात तो पैचअप मुझे करना ही नहीं है, चाहे वो हीरा मोती जौहरत भी रख दे तब भी नहीं करनी है, क्योंकि अब मैं फ्रीडम हो चुकी हूँ, मुझे पता है मेरा क्या रूल है और मेरा क्या राइट है। मैं 24 घंटे अगर काम भी नहीं करोगे ना किसी दिन मेरा तबीयत खराब होने की वजह से, तो भी मुझे कोई कहने वाला नहीं है। और वो बंदा अगर घर पे रहता है ना, बर्तन भी अगर लेट होता है तो भी चिक 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 करने लग जाता है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए आपको रिश्ता फिश्ता, मैं अकेली सही हूँ। बस मुझे डर इतना सा लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ ना, बच्चों को खाना बना कर नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बस इतना सा डर है, इसके अलावा मेरी लाइफ में और कोई डर नहीं है। मैं पूरी तरह से फ्रीडम हूँ, मतलब मिल चुकी है मुझे फ्रीडम, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं दोबारा पाबंदी में नहीं जाना चाहूँगी। तो मेरे पति की तरफ से यही बोल रहा चल गाँव चलते हैं। गांव में क्यों चलूं जब तुम तलाक का मतलब केस कर रखे हो, एक बार नहीं 2 बार कर रखे हो, और फिर तुम ही क्यों आओगे मेरे पास में मुझे ले जाने के लिए।
जबकि मैंने तुम पर 498A का केस कर रखी है और मेंटेनेंस केस कर रखी है। या तो तुम प्यार से बेला फुसला के बहुत बड़ी जाल कर रखी हो, जिस जाल में मुझे फंसाना चाहते हो। और मेरे पास तो हड़पने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भी है, बहुत कुछ भी है। जैसे कहते हैं ना, एक थैली जो होती है ना, वो भी किसी गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब नहीं मिलती है तो वो भी एक कीमती सामान होती है। तो पता नहीं कौन सा जाल बुन रहा है कि मुझे इस तरह से बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार बुला रहा है, बार बार ये बोला जा रहा है तुम अगर नहीं चलोगे तो मेरा यहाँ पे बहुत बुरा बेइज्जती हो रहा है। या फिर ये बात भी हो सकती है, समाज में क्या होता है, जब दोनों जने मतलब जाते हैं ना तभी इज्जत मिलती है। और ये राजस्थान है, राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा गांव है, तो उसमें जाने के लिए पति पत्नी का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब घर में इतना बड़ा कांड हो जाता है ना, जैसे किसी का डेथ हो गया, तो वहाँ पे अगर पति पत्नी रहता है तो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो सब पूछता है, अरे तेरी पत्नी क्या हुआ। गांव में तो आदमी आदमी से पूछता है। राजस्थान में मैंने ये चीज़ देखा है। औरतें औरतों से बात करते हैं, वैसे आदमी आदमी से पूछता है, तेरे पत्नी कहाँ है, तेरे बच्चे क्यों नहीं आए, इतने साल बाद तू गाँव आया तो फिर बच्चे क्यों नहीं आए। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए भी वो फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बच्चों को कई बार छोड़ के बाहर जाती हूँ, बस इसी वजह से। वरना मुझे फ़ोन करने वाला कोई भी नहीं है। और फ़ोन जैसे मैं छोड़ के जा रही हूँ तो बच्चे फ़ोन उठा रहा है, तो बच्चे को भी यही बोल रहा है कि तुम लोग मम्मी को मना लो, चलो गाँव चलते हैं। अब इतने दिन तो बच्चों को पता नहीं था गाँव क्या होते हैं। मेरे बच्चों को अब 2 दिन से बच्चे बोल रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं गाँव चलेंगे, पापा बोल रहे हैं गाँव चलेंगे, चलो ना आप भी कपड़े ले लो ना। अब उनको कैसे बताऊं कि मेरे पास कपड़े कहाँ हैं, मेरे पास जेबर कहाँ है। जो जेबर था वो बेच के मैंने तुम लोगों का पेट पाल लिया, तबीयत खराब था वो सब करा दिया। कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भिखारी हूँ। आप लोग देखते हैं मैं किस तरीके से रहती हूँ। एक मारवाड़ी समाज में जब जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, चाहे किसी का मत ही क्यों ना हो, यानी किसी का मौत हो रखी है, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया कपड़ा तो होना चाहिए समाज में बैठने के लिए। तो कम से कम गहना वगैरह होना चाहिए। गहना मैंने इसीलिए बनाई थी, लेकिन क्या करें, बदकिस्मत है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। लेकिन उस चीज़ को बार बार गाने से क्या ही होगा। अब वो गाँव जाने के लिए इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, रात की 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन में बार बार रिंग बजे जा रहा है, बजे जा रहा है कि पूजा चलो गाँव चलो, चलो गाँव चलो। बस ये रीज़न है उसको। अगर प्यार होता अपनी फैमिली से तो वो छोड़ के तो क्यों जाता। चलो छोड़ के भी गया, कोई बात नहीं, आदमी है, गुस्से में चला गया, लेकिन शादी क्यों करता। ये जो शादी का जो सिलसिला है ना, ये मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, और शायद किसी और को भी नहीं समझ में आएगा। बंदे ने शादी कर लिया, उस औरत के साथ में रह रहा है, आज कम से कम 3-4 साल हो चुका है। आप बोल रहा है कि है ना तुम गाँव चलो मेरे साथ में। आप लोग अगर पिछले वीडियो की ऑडियो सुने होंगे ना, तो उसमें मैंने ये भी पूछा था उससे, तू अपनी उस औरत को लेके जा रहा है क्या साथ में। तो उसने बोला मतलब गाली तो दे नहीं सकता, क्योंकि अब्यूज़ नहीं कर सकता, ये भी गलत कैटेगरी में आता है कानून की नज़र में। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, तो इसलिए वो आजकल फ़ोन पर गाली नहीं देता है। नहीं तो वो इंसान है ना धराधुर मतलब अंधाधुंध गाली देता है, हर बात पे गाली देता है। लेकिन वो इसीलिए गाली नहीं दिया था। तो आज दिन तक, यानी जब से मेरे पति ने छोड़ा है, कोई भी बंदा या बंदी मुझे फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम जिंदा हो कि मर गई हो, खा रही हो कि मतलब नहीं खा रही हो, कि भीख मांग रही हो, कि क्या हो रहा है। फ़ोन ज़रूर आया था, वो भी कई बार, मेरे बच्चों को लेने के लिए, गोद लेने के लिए, हमेशा के लिए लेने के लिए, या फिर लिखा पढ़ी करके लेने के लिए। बाकायदा कोई मतलब फ़ोन नहीं किया था। तो ऐसे इंसानों के बारे में क्या ही बोले। तो उस इंसान के परिवार में अगर कोई ख़त्म हो जाता तो मैं क्यों जाऊं। मेरी जब लड़की ख़त्म हुई थी ना, 3 दिन भी नहीं हुआ था, फ़ोन करके उसी बंदे ने बहुत ही गंदे गंदे अनप शनप बोला था। तो मेरा दिल बहुत दुखा था, आत्मा बहुत दुखी थी। अभी भी बहुत लोगों ने मेरे आत्मा दुखाया हुआ है। रोजाना दिल से हाय तो निकलती है, क्योंकि जो इंसान गलत करेंगे ना तो उनके लिए दिल से हाय ही निकलती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो, हाय तो निकलेगी। तो वही बात है, मैं नहीं जाना चाहती यार। अब उस बंदे को कैसे समझाऊं कि 13 तारीख 13वीं हो या फिर 14वीं हो या फिर 15वीं हो, कुछ भी हो, मेरे को क्या मतलब है यार। उस बंदे को कैसे समझाओ यार, तुम्हारी अडल्ट्री से मैं थक चुकी हूँ। अगर हमारे बीच में दरार आ चुका है ना, तो उस औरत की वजह से आ चुका है जिसके साथ तुमने शादी कर लिया। तुम उसी को ले जाओ, वही तुम्हारी लाइफ है, तुम उसी के साथ खुश रहो यार, क्यों दुखी करते हो।